ओके, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्विस कॉस्टिंग या फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग जो था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सर्विस कॉस्टिंग। ठीक है, सर्विस या फिर इसका और एक नाम है ऑपरेटिंग। ठीक है, तो कॉस्टिंग का मतलब मैंने पहले ही बताया था तुम लोग को, ये क्या है? इट इज अ टेक्निक टू कैलकुलेट कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट मैंने फर्स्ट दिन बताया था तुम लोग को। कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट ये होता है जो लागत है हमारे प्रोडक्ट का, जो अगर प्रोडक्ट हो तो आज जैसे हम लोग किस चीज का कॉस्टिंग करने वाले, प्रोडक्ट का नहीं, सर्विस का। ठीक है, सर्विस को यहाँ ऑपरेटिंग भी बोलते हैं। तो हम लोग जब भी किसी चीज का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं उसके लिए कोई ना कोई तो टेक्निक यूज करते हैं। जैसे हम लोगों ने फूड इंडस्ट्री वगैरह में देखा, या फिर केमिकल इंडस्ट्री, इसके लिए हम लोगों ने प्रोसेस कॉस्टिंग का हेल्प लिया। इसी तरह से अगर हम लोगों को किसी भी सर्विस, जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है सर्विस सेक्टर में, जो टेक्निक यूज होता है कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। अब सर्विस देंगे तो प्रोडक्ट से रिलेटेड तो होता नहीं है, क्योंकि कोई भी देखो, कोई भी अंडरटेकिंग जो है वो दो ही काम कर सकता है, या तो वो प्रोडक्ट बेच दे या तो फिर वो अपना सर्विस को बेच दे। लेकिन सर्विस बेचना, बेचना मतलब सेल करना, और जैसे ही सेल का बात आ जाता है तो सेल मतलब कॉस्ट के साथ प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है। तो प्रॉफिट तो हम लोग लगाएंगे। प्रॉफिट लगाने का बहुत मतलब बहुत सारा जो बेसिस होता है, जैसे कि मार्केट में उस चीज का प्राइस क्या है, या फिर हमें कितना प्रॉफिट मार्जिन रखना है। अगर मोनोपोली है तो हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर हम लोग नॉर्मल गुड्स प्रोड्यूस करें जो मार्केट में बाकी लोगों ने भी कर रखा है, तो फिर उसके हिसाब से हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग क्या प्रॉफिट रख सकते हैं। तो प्रॉफिट डिसाइड करने के पहले कॉस्ट तो पता होना चाहिए कि कॉस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले जो स्टेप आता है वो होता है हम लोग को कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। अब चाहे तुम सर्विस प्रोवाइड कर दो या फिर चाहे तुम गुड्स गुड्स को सेल करो, ठीक है, सर्विस सेल करो या फिर गुड्स सेल करो, कॉस्ट तो पता होना चाहिए तभी तुम सेल कर पाओगे। बिकॉज कॉस्ट नहीं पता होगा तो प्रॉफिट हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे, और जब तक ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो सेल हमारा कैलकुलेट नहीं हो सकता है। तो सर्विस कॉस्टिंग या फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि इनटेंजिबल इंटेंजिबल गुड्स, अगर कोई इंटेंजिबल गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इंटेंजिबल गुड्स को सेल करना चाहता है, तो वो अपना कॉस्टिंग किस तरह से कंप्लीट करेगा। तो देखो यहाँ पर सर्विस का मतलब क्या क्या हो जाएगा। जब हम लोग अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि तुम लोग जब भी कोई ट्रांसपोर्टेशन लेते हो, जैसे बस हो गया, टैक्सी हो गया, तो यहाँ पर जब हम लोग पैसा देते हैं, मतलब ये लोग अपना जो सेल वैल्यू लगाते हैं कि इतना फेयर है बस का या फिर टैक्सी का इतना फेयर है, तो ये ऑब्वियसली हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। क्योंकि गुड्स प्रोवाइड करता है तो हम लोग कुछ ना कुछ लेके तो आते हैं, हम लोग के पास कुछ रहता नहीं है, हम लोग को मिला क्या, हम लोग को सर्विस मिला। नॉर्मली अगर गुड्स के केस में क्या होता है, हम लोग कुछ पैसा देते हैं और हम लोग को कुछ ना कुछ मिलता है, हम लोग वो लेके आते हैं। लेकिन ये जो सेक्टर है यहाँ पर ये दिखता नहीं है, ठीक है, इसलिए इंटेंजिबल है। बस से उतर गए तो दिख थोड़ी रहा है कि तुम बस से उतरे कि टैक्सी से उतरे कि पैदल चल के आए, ये नहीं दिखता है। दैट्स वाई ये सर्विस को हम लोग बोलते हैं कि ये इंटेंजिबल गुड्स है। ठीक है, ये सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग फील कर सकते हैं कि ठीक है ये हम लोगों ने बस वाला सर्विस लिया, या फिर हम लोगों ने टैक्सी का सर्विस लिया। या फिर मान लो तुम लोग जो स्टडी कर रहे हो, तो ये जो स्टडी है चाहे कोई भी लेवल पे करो, एकेडमिक हो, प्रोफेशनल हो, किसी भी रीजन से तुम लोग जो पढ़ाई वगैरह करते हो, कहीं पर भी एडमिशन लेते हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी के अंडर हो, स्कूल के अंडर हो, या फिर प्राइवेट कोचिंग के अंडर हो, तो यहाँ पर भी क्या तुम्हें प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पर भी तुम्हें सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बस टैक्सी के अलावा रेल, रेल ये बहुत बड़ा एक सर्विस सेक्टर है हमारा। ठीक है, एयरवेज ये भी हमारा एक बड़ा सर्विस सेक्टर है। ये सारे जगह पे हम लोग को सर्विस मिलता है। इसके अलावा जैसे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, ये भी क्या, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी भी हमें क्या कर रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है, और अपना कॉस्टिंग कैलकुलेट करके हर मंथ हमें एक बिल भेज देती है अपना प्रॉफिट लगा के कि ये बिल भर दो। ठीक है, और जब तुम लोग पढ़ने आते हो तो एक कोर्स फीस पे करना पड़ता है। तो कोर्स फीस जो है टीचर ने कैलकुलेट किया है वो किस तरह से किया, अपने कॉस्ट के साथ प्रॉफिट को जोड़ के ही किया है। तो उसको क्या कर मतलब जो भी अपना कॉस्ट कैलकुलेट करेगा उसे कोई टेक्निक तो आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या सर्विस सेक्टर होता है, इसके अलावा मान लो जब रेस्टोरेंट या फिर कैंटीन हो, ये सब में खाना खाने जाते हो, ठीक है, तो वहां पर भी सर्विस ही प्रोवाइड होता है। इसके अलावा मान लो
होटल, कहीं घूमने जाते हो तो होटल में ही रहते हैं हम लोग, ठीक है। तो होटल में जो हम लोग को सर्विस, रूम सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, तो ये भी हमारा सर्विस हो गया। या फिर बाई चांस किसी का तबीयत वगैरह खराब हो गया और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, तो हॉस्पिटल में जो मिलता है वो भी सर्विस मिलता है। या फिर एंटरटेनमेंट के लिए मान लो मूवीज देखने जा रहे हो, ठीक है, या फिर कोई सर्कस वगैरह देखने जा रहे हो, तो इसमें क्या होता है, ये भी सर्विस प्रोवाइड होता है। यहाँ पर हम लोग एंटरटेनमेंट वाला सर्विस लेते हैं, ठीक है। तो इस, अब जैसे देखो, ये ह्यूमन बीइंग को कैरी करने का, ये जो भी मैंने दिया है, ये हम लोग बस सर्विस, टैक्सी सर्विस, रेलवे, एयरवेज, ये सब ह्यूमन बीइंग्स के लिए। इसी तरह से ये हम लोग गुड्स के लिए भी ले सकते हैं, जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां होती है, जो गुड्स एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है, तो गुड्स जो है, गुड्स कैरेज के लिए, इसके लिए भी क्या होता है, सर्विस ही प्रोवाइड होता है, ठीक है। जैसे कोलकाता से जो है वो सामान मान लो दूसरे जगह जा रहा है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट कंपनी से हम लोग को जो मिलता है वो मिलता है सर्विस, ठीक है। तो ये सर्विस जो मिल रहा है, ये कितना चार्ज करना है, इसके लिए हम लोगों को सर्विस कॉस्टिंग का टेक्निक सीखना पड़ेगा। और ये सब अपना अपना कॉस्टिंग का जो है यूनिट भी अलग अलग चार्ज करते हैं। जैसे बस जो है वो बोलेगा पर पैसेंजर, ठीक है। टैक्सी पर किलोमीटर के हिसाब से करता है, ठीक है। कोर्स जो होता है स्टूडेंट का, जो होता है पढ़ाई का, जो होता है उसका पर स्टूडेंट बेसिस पे होता है। इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट जो भी होगा, यूनिट बेसिस पे होता है, ठीक है, नॉर्मली। होटल जो होता है, होटल का पर रूम पर बेड बेसिस पे होता है। हॉस्पिटल का भी पर बेड पर डे बेसिस पे होता है, ठीक है। सिनेमा या फिर सर्कस, मूवीज, ये सब का पर सीट पर शो होता है। तो इसमें तुम लोग को यूनिट पता होना बहुत जरूरी है। तो इसमें कॉस्ट यूनिट हम लोग को जरूर पता होना चाहिए कि हम लोग जिस चीज का कॉस्टिंग कर रहे हैं उसका यूनिट क्या हो रहा है, मतलब वो किस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करें। जैसे गुड्स कैरियर जो भी होता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कंपनी जो होते हैं, जो गुड्स कैरी करते हैं, उन लोग का नॉर्मली होता है पर टन किलोमीटर, मतलब कितना टन का सामान है और कितना किलोमीटर वो जाएगा, उस हिसाब से वो लोग अपना कॉस्टिंग कैलकुलेट करते हैं। तो इस सेक्टर में कॉस्टिंग कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये जो यूनिट है, इसे भी हम लोग को ध्यान में रखना है कि इसका यूनिट क्या आएगा। जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग नॉर्मली यूनिट ही था, कभी किलो रहता है, ठीक है। तो इस यहाँ पर भी हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो ये सर्विस कॉस्टिंग है, इसका यूनिट क्या क्या होगा, हम लोग कौन से सर्विस के लिए कैलकुलेट करें, उस बेसिस पे इसका यूनिट चेंज हो जाएगा। तो थोड़ा इसका डेफिनेशन देख लो क्या होता है। तो ये देखो, देयर आर वेरियस अंडरटेकिंग which provides or renders services to their customer। मतलब जो गुड्स प्रोवाइड नहीं करते, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बहुत सारा लिया है, तुम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो। एयरवेज, रेलवेज, हॉस्पिटल्स, कोचिंग, ट्रांसपोर्ट, etc. All these industries are interested to ascertain the cost of providing a service so that they can decide upon the amount to be charged for providing service। Operating costing technique. Operating costing is a technique which is helpful
इन दिस रिगार्ड। तो देखो, ऑब्वियस सा बात है, अगर हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और वो सर्विस हम लोग को सेल करना है तो हम लोगों को कॉस्ट एसर्टेन करने आना चाहिए। अब ये देखो, यही बोला है कि बहुत सारे ऐसे अंडरटेकिंग है जो हमें सर्विस रेंडर करते हैं, यानी इंटेंजिबल गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके कस्टमर्स को, ठीक है। जैसे कि एयरवेज, तो मैंने बहुत सारा एग्जांपल लिया भी है, एयरवेज, रेलवेज, हॉस्पिटल्स, तुम लोग इसके अलावा भी कुछ चाहो तो लिख सकते हो। ऑल दीज इंडस्ट्रीज आर इंटरेस्टेड टू ascertain द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग ए सर्विस। जब भी वो लोग कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली उन लोग को मन ये होता है कि क्या चार्ज करे कस्टमर से, तो इसके लिए उन लोग को क्या करना पड़ेगा, ascertain करना पड़ेगा उनका कॉस्ट जो हो रहा है वो। दे कैन डिसाइड अपॉन द अमाउंट टू बी चार्ज फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस, ताकि वो लोग क्या कर सके, कस्टमर से कितना चार्ज करना है वो कैलकुलेट कर सके। और इस रिगार्डिंग हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो टेक्निक है जो आज हम लोग सीखेंगे, ये हमें हेल्प करेगा कि हम लोग किस तरह से इंटेंजिबल गुड्स यानी सर्विस का हम लोग कॉस्टिंग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी ना ये वाला लैंग्वेज रहता है ऑपरेशन कॉस्टिंग, तो इसके साथ तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाओ। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होता है, ये ऑपरेशन कॉस्टिंग नहीं है। ऑपरेशन कॉस्टिंग मतलब होता है प्रोसेस कॉस्टिंग, जो इसके पहले जो चैप्टर हम लोगों ने सीखा प्रोसेस कॉस्टिंग। ऑपरेशन कॉस्टिंग जो है वो प्रोसेस कॉस्टिंग है। ऑपरेशन कॉस्टिंग है ये जो हम लोग जहाँ पर टेंजिबल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग हम लोग कहाँ पर लगाते हैं, फूड इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, तो जहाँ पर हम लोग टेंजिबल गुड्स जो है ये जब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए जो मेथड हम लोग यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए कि फिनिश गुड्स का कॉस्टिंग क्या आया, उसके बाद हम लोग उस पर प्रॉफिट लगा के जब कैलकुलेट करते हैं सेल करने का वैल्यू, उसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन कॉस्टिंग। तो बेसिकली बात इतना ही है कि ऑपरेशन कॉस्टिंग मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। और प्रोसेस कॉस्टिंग का ही एक नाम है ऑपरेशन कॉस्टिंग, तो इसके साथ मतलब कंफ्यूज मत हो जाओ। और ये जो है हमारा सर्विस कॉस्टिंग बोलोगे तो तुम लोग इजीली समझ जाते हो, लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी इसे बोलते हैं, ठीक है, सर्विस और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अच्छा, तो यहाँ पर देखो हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मली जब भी हम लोग सर्विस कॉस्टिंग में कॉस्टिंग टेक्निक जो लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग कॉस्ट को हमेशा दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो या थ्री पार्ट बोल सकते हो। एक फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, एक वेरिएबल, और एक हो जाएगा सेमी फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल। एक ही बात है, कोई भी बोल लो, सेमी फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल, ठीक है। फिक्स्ड मतलब नॉट डिपेंड ऑन आउटपुट, मतलब हमारा एक्टिविटी हो या ना हो, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट, कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट है जो हम लोग को बियर करना ही पड़ेगा, ठीक है, चाहे हम लोग कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म जो करना है वो करें या ना करें। फिक्स्ड कॉस्ट हम लोगों का क्या है, आउटपुट के ऊपर कभी डिपेंड नहीं करता, ये हम लोग को देना ही पड़ेगा। जैसे मान लो अगर ट्रांसपोर्ट का सोच रहे हो, जैसे मान लो गराज रेंट, ठीक है, अगर हम लोग का गाड़ी रखने के लिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन गराज जो है वो रेंट पे लेके रखा है, तो अगर वो गाड़ी रखे या ना रखे, रेंट तो एक एग्रीमेंट जैसा होता है, उसका एक मंथली सिस्टम होता है, तुम्हें पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जो गराज रेंट है वो तुम्हें पे करना ही पड़ेगा, चाहे तुम वहां पर सर्विस लो या ना लो, उससे कोई भी मतलब फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो है फिक्स्ड कॉस्ट जो है, ये गैराज रेंट एक फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा, बिकॉज ये जो है एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन ये जो है ये डिपेंड ऑन आउटपुट है, वेरिएबल जो है डिपेंड ऑन आउटपुट है। डिपेंड ऑन आउटपुट मतलब जैसे मान लो जैसे मान लो गाड़ी के केस में अगर पेट्रोल ले लेते हैं, पेट्रोल या फिर डीजल जो भी हो, पेट्रोल ही सोच लो, तो पेट्रोल का खर्चा क्या होगा, गाड़ी चलेगा तभी पेट्रोल का खर्चा होगा, अगर गाड़ी नहीं चलेगा तो पेट्रोल का खर्चा होगा नहीं। लेकिन गाड़ी अगर है तो वो तो गैराज पे रहेगा, तो फिर रेंट तो देना ही पड़ेगा। तो वेरिएबल जो है वो आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल होता है पर यूनिट जो होता है वो फिक्स्ड होता है, जबकि टोटल में क्या होता है, वेरी, ठीक है। और ये जो होता है पर यूनिट
वेरी होता है, और टोटल में क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, अब मान लो एक बड़ा सा गराज ले लिए, तो गराज वाला बोला है कि देखो मुझे मंथली 20,000 दे देना। अब यहाँ पर 4 गाड़ी रखने का सपोज स्पेस है, 4, जो गाड़ी हम लोग इस तरह से 4 गाड़ी रखने का स्पेस है। अब तुम 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, तुम्हारा जितना गाड़ी है रखो, लेकिन मुझे ये पूरे जगह का जो रेंट है वो 20,000 पे करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, अगर तुम्हारे पास 4 गाड़ी है तो तुम 4 गाड़ी भी रख सकते हो। अगर 4 गाड़ी रखोगे तो एक एक गाड़ी के ऊपर रेंट कितना आ जाएगा, मतलब एक एक गाड़ी के ऊपर कितना रेंट का एपोर्शन करोगे, 5,000। अगर मान लो तुम्हारे पास 2 गाड़ी है तो फिर हो जाएगा 10,000 की, एक एक गाड़ी रखने का मेरा 10,000 करके खर्चा हो जा रहा है। तो ये देखो, ये जो पर यूनिट है, जैसे ही पर यूनिट मतलब जो 4 गाड़ी और मान लो 2, ठीक है, तो 2 गाड़ी जो है मतलब 4 गाड़ी या फिर 2 गाड़ी जो भी हो रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे ही हम लोगों ने डिवाइडेड बाय 4 किया तो ये 5,000 आ गया। 5,000 मतलब देखो पर यूनिट क्या हो गया, वेरी। जैसे ही हम लोगों का 2 हो जा रहा है वैसे ये 10,000 हो जाएगा, तो पर यूनिट क्या हो गया, वेरी। मतलब एक एक गाड़ी के ऊपर जो रेंट है वो चेंज हो जा रहा है, डिपेंड ऑन द, ये देखो, डिपेंड ऑन आवर जो है आउटपुट के ऊपर। अगर तुम यहाँ पर 4 गाड़ी प्लेस कर सकते हो तो तुम्हारा जो रेंट है वो 4 गाड़ी के ऊपर अपोर्शन होगा, तो पर यूनिट में वो चेंजेस हो जा रहा है। लेकिन टोटल तो वही है, तुम्हें जो मालिक है, मतलब जो गैराज के मालिक है, उन्हें तो तुम्हें 20,000 ही पे करना है। अब तुम जितना गाड़ी रखना चाहो रखो। तो ये जो है ये आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तुम्हारे एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तुम एक गाड़ी प्लेस कर रहे हो, 2 या 3 या 4, ठीक है। लेकिन ये टोटल क्या है, ये टोटल जो है ये फिक्स्ड ही रहेगा, लेकिन पर यूनिट में वेरी कर जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो जो वेरिएबल है, तो ये जो है ये चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे पेट्रोल जो है, पेट्रोल का जो कॉस्ट होता है वो पर यूनिट क्या होता है, पर यूनिट फिक्स्ड होता है कि अभी इतना ही चल रहा है, ठीक है। लेकिन जब टोटल करोगे, अब मान लो जितना किलोमीटर जाओगे, अगर 10 किलोमीटर जाओगे तो पेट्रोल का जो खर्चा है उसके हिसाब से अलग एक आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो 50 रुपया लीटर तो कितना हो जाएगा, 500। अगर मान लो 50 किलोमीटर, अगर 50 किलोमीटर जाओगे तो फिर उसका कुछ अलग आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो टोटल में क्या हो गया, टोटल में ये कर जा रहा है वेरी, जबकि पर यूनिट होता है फिक्स्ड। तो ये चीज तुम लोग हमेशा याद रखो, फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो फिक्स्ड मतलब टोटल में फिक्स्ड होता है, पर यूनिट जो होता है वो वेरी कर जाएगा। वेरिएबल जो होता है पर यूनिट में होता है फिक्स्ड और टोटल में हो जाता है वेरी। अगर इलेक्ट्रिसिटी याद रखोगे, घर का जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो पर यूनिट में हमेशा क्या हो जाता है, पर यूनिट में वो एकदम फिक्स्ड रहता है, ठीक है। 10 रुपीज पर यूनिट है तो 10 रुपीज पर यूनिट ही तुम्हें देना है, अब तुम्हारे कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और सेमी वेरिएबल और सेमी फिक्स्ड में क्या होता है, इसका सबसे इजी एग्जांपल है, जो तुम लोग जब ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हो, बस वगैरह यूज करते हो, तो बस में चढ़ने से एक तुम्हें फिक्स्ड जो है वो देना ही पड़ेगा, चाहे कितने भी पास उतर जाओ, ठीक है। बस में चढ़ने से अगर तुम जहां से चढ़ रहे हो उसके सेकंड स्टॉप मतलब नेक्स्ट स्टॉपेज में ही अगर उतर जा रहे हो तो भी तुम्हें एक फिक्स्ड देना ही पड़ेगा, ठीक है। चाहे तुम 2 कदम ही जाओ, फिर तुमने बस लिया है तो तुम्हें उस पर फिक्स्ड एक जो है खर्चा वो देना पड़ेगा। सपोज फिक्स खर्चा 6 रुपीज है, ठीक है, या फिर 8 रुपीज ले लेते हैं, ठीक है। 8 रुपीज है फिक्स्ड, बस में चढ़ने से ही तुम्हें ये देना पड़ेगा, चाहे तुम नेक्स्ट स्टॉपेज में उतर जाओ। लेकिन इसके बाद तुम अपना किलोमीटर जितना बढ़ा रहे हो, मतलब कितना दूर जा रहे हो, क्या उतना बस जहां पे जाके रुक जाएगा, मतलब एट लास्ट मान लो हावड़ा, ठीक है, कोलकाता में तो मेनली हावड़ा में ही सारा बस जाता है लास्ट स्टॉपेज तक, तो अगर हावड़ा तक जा रहे हो तो क्या खर्चा लगेगा, ये जो है ये वेरी कर जाएगा, डिपेंड करेगा तुम जितना किलोमीटर आगे जा रहे हो उस हिसाब से तुम्हारा भाड़ा जो है वो चेंज होते जाएगा। सिमिलर ऑटो के लिए भी होता है। तो सेमी फिक्स्ड या सेमी वेरिएबल का मतलब यही होता है कि कुछ फिक्स्ड है कुछ वेरिएबल है। बस में चढ़ रहे हो तो एक फिक्स्ड तुम्हें तो देना ही पड़ेगा, चाहे तुम कितने भी पास उतर जाओ, लेकिन उसके बाद तुम जितना दूर जाओगे किलोमीटर वाइज वो तुम्हारा जो फेयर है वो बस फेयर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम लोग जब कॉस्टिंग करेंगे सर्विस का तो हम लोग को ये 3 नेचर का खर्चा आइडेंटिफाई करना है और इस बेसिस पे अपना कॉस्टिंग लगाना है, देन प्रॉफिट ऐड करके हम लोग इसे कस्टमर को सेल करेंगे। तो इस सब इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल, चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो। इसे सेमी फिक्स्ड मतलब भी वही होता है, आधा फिक्स्ड आधा वेरिएबल, सेमी वेरिएबल का मतलब आधा वेरिएबल आधा फिक्स, दोनों एक ही बात है। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाओ कि ये कुछ अलग है ये कुछ अलग है, ठीक है। तो तुम लोग को ये भी समझना पड़ेगा कि क्या फिक्स्ड है क्या वेरिएबल है और क्या सेमी फिक्स्ड है, तभी तुम लोग कॉस्टिंग जो है इसका कर पाओगे। अब यहाँ पर
ट्रांसपोर्टेशन जब होगा तो हम लोग दो मेथड यहाँ पर होता है अप्लाई करते हैं, मतलब दो मेथड सम्स में एक्चुअली बाय नेम दिया हुआ रहता है। एक होता है एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट टन मेथड, टन किलोमीटर, और एक होता है कॉमर्शियल। अब टन किलोमीटर है, इसका मतलब तो ये समझ में आ रहा है कि ये ह्यूमन बीइंग ले जाने वाला ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ठीक है, ये गुड्स कैरियर वाला है। तो क्योंकि टन किलोमीटर दिया हुआ है, टन किलोमीटर। तो एब्सोल्यूट और कॉमर्शियल में क्या फर्क होता है? एब्सोल्यूट टन किलोमीटर एंड कमर्शियल टन किलोमीटर, तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे कि इतना टन का सामान है और कितना किलोमीटर जा रहा है, लेकिन टेक्निक कौन सा लगाना है? कॉमर्शियल। इसमें भी सेम, कितना टन का सामान है, कितना किलोमीटर जा रहा है, और जो टेक्निक लगाएंगे दैट इज एब्सोल्यूट टेक्निक। अब ये जो टेक्निक है एब्सोल्यूट टेक्निक, मतलब क्या होता है, इसमें वेटेड एवरेज टेक्निक हम लोग यूज करेंगे। इसका मतलब होता है वेटेड एवरेज। और ये जो है ये सिंपल एवरेज है, ठीक है। जब हम लोग सम्स करेंगे तो तुम लोग समझ जाओगे, वेटेड एवरेज और एक होता है सिंपल एवरेज। तो ये हम जस्ट समझाने के लिए बोल दिए कि एब्सोल्यूट मतलब वेटेड एवरेज होगा और कॉमर्शियल मतलब सिंपल एवरेज होगा। अब इसे हम लोग किस तरह से अप्लाई करेंगे वो हम लोग क्वेश्चन के साथ ही देखेंगे। तो पहले हम लोग इसी क्वेश्चन को, ऐसा ही एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि क्या एब्सोल्यूट टन किलोमीटर होता है और क्या कॉमर्शियल होता है, और क्या है सिंपल एवरेज, क्या है वेटेड एवरेज। तो तुम लोग को स्टैटिस्टिक्स में तो पता ही होगा, सिंपल एवरेज मतलब कोई भी वेटेज नहीं लगाना है, ठीक है। वेटेज का मतलब ये देखो इस तरह से हो जाता है, जैसे स्टैट में होता है ना एक्स और ये एफ जो फ्रीक्वेंसी, इसे कभी कभी हम लोग वेटेज भी बोलते हैं। तो मान लो एक्स का वैल्यू है 2, 3, 4 और यहाँ पर है वेटेज जो है 1, ये मान लो है 2, और ये मान लो 6, ठीक है। तो अगर वेटेड एवरेज करेंगे तो एफ इंटू एक्स करना पड़ेगा या फिर डब्ल्यू इंटू एक्स। वेटेड एवरेज मतलब ये 2 जो है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब 1 टाइम है, 2 का वेटेज है 1 तो ये 2 ही होगा। 3 का वेटेज है 2 यानी 3 2 टाइम्स है तो 3 + 3, तो ये क्या होता है 6। उसके अलावा हम लोग इसे क्या करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसे 5 को 5 बार ऐड करने के लिए 5 बार लिखने का जरूरत क्या है, या फिर 5 को अगर 6 बार ऐड करेंगे 6 टाइम्स ले लो, ठीक है। 5 हम लोग ऐड कर रहे हैं 6 टाइम्स, तो ये देखो 6 टाइम ऐड कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 5 5 10, 5 5 10, 5 5 10 यानी 30। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख देते हैं 5 × 6, तो क्या मिल गया 30, मतलब 6 टाइम्स, ठीक है। उसी तरह से ये 3 अगर 2 टाइम्स ऐड होगा तो ये 3 × 2 करके हम लोग 6 हो जाएगा, और ये 4 जो है अगर ये 6 टाइम ऐड होगा तो ऐड करके देख सकते हो ये 24 ही आएगा। तो वेटेड एवरेज मतलब इस तरह से होता है। और सिंपल एवरेज मतलब तो वेट रहेगा ही नहीं, सिंपल एवरेज मतलब वेट रहेगा ही नहीं। ये सबको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और एवरेज करने का मतलब होता है डिवाइड करना पड़ेगा, जितने सारे डेटा का हम लोग एवरेज कर रहे हैं, तो 3 डेटा है तो डिवाइडेड बाई 3, तो ये 3 हो गया, ये सिंपल एवरेज का आंसर हो गया। और वेटेड एवरेज में क्या होगा, वेटेड एवरेज का टोटल करेंगे, तो वेटेड एवरेज का टोटल ले लेते हैं, ये कितना हो गया 26 एंड 6 32, और डिवाइडेड बाई वेट करना चाहिए, तो वेट कितना है 10, तो डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो ये 3.2 आ जाएगा। तो आंसर्स अलग आ जाते हैं। ये सिंपल और वेटेड एवरेज मैंने बता दिया, ठीक है। इस तरह से सिंपल एंड वेटेड एवरेज होता है। अब देखो क्वेश्चन जो है उसको एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में है, देखो क्या बोला है, नॉर्मली ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर ही ज्यादा सम्स रहता है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा एयरवेज वगैरह भी रहता है, होटल का भी रहता है, वो भी हम लोग करेंगे। अभी देखो क्या है, ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली विथ अ लोड ऑफ 12 टन फॉर भरतपुर। एक ट्रक जो है वो दिल्ली से भरतपुर जा रहा है, ठीक है। ये हो गया दिल्ली और ये हो गया भरतपुर। भरतपुर, दिल्ली टू भरतपुर ये जा रहा है, कितना टन माल लेके, ठीक है। क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है उस पर टन और किलोमीटर ही मेन जो है मायने रखता है, तो 12 टन माल ले लिया है, ठीक है। और डिस्टेंस जो है
ये है 150 किलोमीटर का, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। वेर इट अनलोड्स 4 टन, अब ये जब दिल्ली से भरतपुर पहुंच गया तो यहाँ पर अनलोड कर दिया है 4 टन, ठीक है। 4 टन, 12 टन में से 4 टन अनलोड कर दिया है, मतलब यहीं पर छोड़ दिया। फ्रॉम देयर, मतलब भरतपुर से इट गोज टू आगरा, ये आगरा तक चला आया, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये है 50 किलोमीटर का, ये भरतपुर से जो आगरा का डिस्टेंस है ये 50 किलोमीटर, एंड अनलोड 6 टन। अच्छा, सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर ये 4 टन यहीं पर छोड़ दिया है भरतपुर पे, तो फिर इसने कितना टन लेके भरतपुर से आगरा तक चला होगा। इसने लिया होगा 12 से -4 कर दो तो 8 टन होता है, ठीक है। और यहाँ पर इसने अनलोड कर दिया है कितना, ये देखो बता दिया है 6 टन, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 6 टन। आगरा में 6 टन जो है इसने अनलोड कर दिया। एट आगरा 3 more टन आर लोडेड विथ विच द ट्रक कम्स टू मोदी नगर, ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर। मोदी नगर तक गया, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं मोदी नगर। अच्छा, मोदी नगर तक जाना है, जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर का। आगरा से मोदी नगर 100 किलोमीटर है, लेकिन आगरा में अनलोड के साथ साथ इसने क्या किया है, लोड भी किया है। लोड कितना किया है, 3 more टन, ठीक है। तो इसका मतलब जब ये आगरा से मोदी नगर आया तो इसने जब 8 टन लेके चला था, भरतपुर से जब चल रहा था 8 टन लेके, ठीक है, फिर 6 टन अनलोड कर दिया तो इसके पास बचा था 2 टन। और यहाँ से इसने लोड कर लिया, तो ये 2 टन पहले से ही था और आगरा से 3 टन लेके चला, ठीक है। देख लेते, 3 टन ही तो था, हाँ 3 टन, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 टन लेके मोदी नगर पहुंच गया। और यहाँ पर इसने अनलोड कर दिया है 2 टन, यहाँ पर इसने अनलोड कर दिया है 2 टन, तो 5 टन से इसने 2 टन अनलोड कर दिया और कम बैक टू हेड ऑफिस दैट इज दिल्ली। फिर दिल्ली में वापस चला गया। और दिल्ली में जब वापस चला गया तो यहाँ पर देखते 3 टन ऑलरेडी पिक अप एट आगरा। देन द ट्रक कम्स बैक टू हेड ऑफिस एट दिल्ली विथ 3 टन, और दिल्ली जब आया 3 टन लेके आया, तो 3 टन ही तो हो रहा है। ये देखो मोदी नगर में जब 2 टन खाली कर दिया तो बचा कितना इसके पास, 3 टन ही बचेगा 5 टन में से। और ऑलरेडी पिक्ड अप एट आगरा, मतलब ये जो आगरा में पिक किया था 3 टन, ये जो है डिस्टेंस बिटवीन मोदी नगर एंड दिल्ली। अब ये मोदी नगर से दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो है 40 किलोमीटर। अब हम लोग को बोला है कैलकुलेट एब्सोल्यूट टन एंड कॉमर्शियल टन किलोमीटर, हम लोग को एब्सोल्यूट और कॉमर्शियल टन किलोमीटर को कैलकुलेट करना है। तो ये देखो अगर हम लोग ड्रॉ करके करेंगे तो बहुत सही रहता है, समझ में आ जाता है इजीली। तो तुम लोग भी कॉपी में ड्रॉ करो। यहाँ पर हम एक बार फटाफट कर लेते हैं। डी लिख देते हैं, दिल्ली से भरतपुर, और यहाँ पर ये है 12 टन। ये ट्रक जो है ये 12 टन लेके जा रहा है। और यहाँ पर जो है अनलोड कर रहा है 4 टन। और ये जो डिस्टेंस है 150। फिर भरतपुर से आगरा, भरतपुर से आगरा जो डिस्टेंस है 50 किलोमीटर। और यहाँ पर लोड अनलोड का देखते हैं, अनलोड 6 टन और 3 more टन ले लिया, तो ये आया कितना टन लेके होगा, तो 12 से 4 माइनस कर दो 8 टन लेके आया होगा। और यहाँ पर अनलोड किया है 6 टन और टेक किया है 3 टन, ठीक है। फिर आगरा से मोदी नगर,
मोदी नगर, आगरा से मोदी नगर, मोदी नगर जो है आगरा से मोदी नगर का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। और यहाँ पर अनलोड किया 2 किलोमीटर, तो कितना लेके चला होगा? 8 में से 6 खाली कर दिया, 2 टन और प्लस 3, 5 टन लेके चल रहा होगा। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर अनलोड कर दिया है 2 टन मोदी नगर में। और उसके बाद दिल्ली आ गया, तो 5 में से अगर 2 चला गया होगा, 3 टन लेके दिल्ली पहुंचा होगा। दिल्ली आ गया है, और दिल्ली वाला जो डिस्टेंस है ये है 40। डिस्टेंस बिटवीन मोदी नगर एंड दिल्ली, ये हो गया 40 किलोमीटर। अब हम लोग को क्या करना है? सिंपल एंड वेटेड एवरेज दोनों मेथड से कैलकुलेट करना है, जिसका यहाँ पर नाम क्या सीखा हम लोगों ने? नया नाम जो है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर एंड कॉमर्शियल टन किलोमीटर। ठीक है, तो किस तरह से हम लोग टन किलोमीटर कैलकुलेट करते हैं? देखो, पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे दिल्ली टू भरतपुर। तो दिल्ली टू भरतपुर कितना हो रहा है? 150 किलोमीटर। ठीक है, कितना टन लेके चला है? तभी तो टन किलोमीटर मिलेगा, ये टन और ये किलोमीटर, तो दोनों को इंटू करेंगे तो टन किलोमीटर मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1800। अच्छा, फिर भरतपुर टू आगरा। भरतपुर टू आगरा डिस्टेंस है 50 किलोमीटर। और कितना टन लेके चला? 8 टन। कितना टन लेके चला वो देखना है। ठीक है, भरतपुर टू आगरा तक 8 टन लेके चला। उसके बाद 6 टन, यहाँ पर जब पहुंच गया आगरा तो 6 टन अनलोड किया, और 3 टन जो है वो लोड किया। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 400। अच्छा, फिर आगरा टू मोदी नगर। आगरा टू मोदी नगर जब जा रहा है तो 100 किलोमीटर और 5 टन, तो 500 टन किलोमीटर। और लास्ट मोदी नगर से हेड ऑफिस जो है दिल्ली पहुंच गया, जो कि था 40 किलोमीटर का रास्ता, और इसमें 3 टन माल लेके गया है, तो ये हो जाएगा 120। तो इसका टोटल करो। 2820 टन किलोमीटर। ठीक है, इसका जो यूनिट है वो टन किलोमीटर, ये सब लिखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया टन किलोमीटर। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर क्या है। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर हो गया ये, इसे हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। और कॉमर्शियल कैसे कैलकुलेट करें, ये देखो। कॉमर्शियल में हम लोग को क्या करना है? कॉमर्शियल जो कि एक सिंपल मेथड होता है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें ये देखो, पहले हम लोग ये जो है लोड जो है उसका एवरेज ले लेंगे। ठीक है, लोड जो है उसका एवरेज ले लेंगे, फिर हम समझाते भी है। देखो, पहले ये लोड, लोड का एवरेज लेना, सॉरी मैंने किलोमीटर लिख दिया। लोड कितना कितना है ये देखो, यहाँ से दिख रहा है 12853, इसका एवरेज लेंगे तो 12805 और ये 3। और यहाँ पर लिख दिया मैंने एवरेज 4 हो रहा है, तो 4, क्योंकि 4 टन है यहाँ पर 12 ये। और इंटू करेंगे, इंटू करेंगे 150, ये जो किलोमीटर है 50, 100 और 40। तो यहाँ पर एवरेज करोगे तो आ जाएगा ये 7, ये हो गया 7। 53888 16 प्लस 12 28, तो डिवाइडेड बाई 4, 7 इंटू, और ये सारा टोटल करोगे तो 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 200, 340। तो 340 इसका इंटू कर लो, तो ये हो जाएगा 2380 टन किलोमीटर। तो ये हो गया टन किलोमीटर। अब इसे हम लोग बोल रहे हैं कि ये सिंपल मेथड है, सिंपल एवरेज, और ये वेटेड एवरेज। अब वेटेड एवरेज क्यों? अपने अपने वेट के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। अब ये अगर सिंपल वेटेड को छोड़ के अगर इसका नाम पे हम लोग जाए, देखो ये एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट मतलब 150 किलोमीटर 12 टन लेके गया है, तो हम लोगों ने एब्सोल्यूट वैल्यू से ही इंटू किया है। 50 किलोमीटर 8 टन लेके गया है,
तो हम लोगों ने उसी से इंटू किया है। 100 किलोमीटर 5 टन लेके गया तो हम लोगों ने उसी से इंटू किया। 4 किलोमीटर 3 टन लेके गया तो उसी से इंटू किया। दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू। लेकिन यहाँ पर अगर चेक करोगे तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर जब चेक करोगे तो एवरेज कितना हो गया 7। और इसे अगर हम लोग ऐड नहीं करके इस तरह से दिखाएं कि देखो ये एवरेज हमारा 7 हो गया, अब इंटू जो हो रहा है एक बार 150 से, एक बार 50 से, एक बार 100 से और एक बार 40 से। तो इसे अगर हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 इंटू हो रहा है एक बार 150 से। इसको अगर ब्रैकेट ओपन करके इस तरह से मतलब थोड़ा इलाबोरेट करके लिखे तो इस तरह से हो रहा है। 7 इंटू कितना हो जा रहा है 50, प्लस इस तरह से 100 इंटू कितना हो जा रहा है 7, प्लस 40 इंटू कितना हो जा रहा है 7। तो इसका मतलब देखो वही किलोमीटर इंटू टन, ये सारा क्या है किलोमीटर है और ये क्या है ये टन है। लेकिन एब्सोल्यूट नहीं ले रहे हैं हम लोगों ने, कौन सा ले लिया एवरेज ले लिया। एब्सोल्यूट ना लेके हम लोगों ने ले लिया है एवरेज। तो इसका मतलब देखो ये आ गया कॉमर्शियल। जैसे ही हम लोगों ने एब्सोल्यूट नहीं लेके एवरेज गया, मतलब हम लोगों ने सारा ही 7 टन से कर दिया, मतलब सबका एवरेज ले लिया 7 टन से कर दिया। इसलिए ये एब्सोल्यूट वैल्यू से नहीं किया गया है, मतलब जितना किलोमीटर जितना टन लेके गया है एग्जैक्ट उतने से नहीं किया गया है, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं कॉमर्शियल। ठीक है, और जब एग्जैक्ट वैल्यू के साथ करेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट। तो इस तरह से तुम लोग एब्सोल्यूट और जो कॉमर्शियल है इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। जब भी क्वेश्चन में इस तरह से रहेगा कि एब्सोल्यूट टन किलोमीटर और कॉमर्शियल टन किलोमीटर कैलकुलेट करो, तो तुम लोग को इसी तरह से कैलकुलेट करना है। तो आई होप कि तुम लोग समझ गए होगे कि एब्सोल्यूट नाम क्यों दिया गया है और कॉमर्शियल नाम क्यों दिया गया है। जब भी कॉमर्शियल होगा तो तुम लोग को एवरेज करना है लोड का और डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना, मतलब लोड को एवरेज कर दो, एग्जैक्ट लोड के साथ इंटू नहीं करना। और एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट लोड के साथ इंटू करना पड़ेगा। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 17। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पर किलो वाट आवर। ठीक है, इसे किलो वाट बोलते हैं, ये एक यूनिट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तुम लोग को पता होगा शायद। किलो वाट आवर होता है बाई चंबल थर्मल पावर स्टेशन, क्योंकि पावर स्टेशन जो होता है वहीं से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो इन लोगों ने जितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया उसके हिसाब से ये लोग अपना कॉस्टिंग करना चाहते हैं कि हम लोगों ने इतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया उस पर इतना सब खर्चा किया है, तो हम लोग को कस्टमर से क्या क्या लेना चाहिए, किस तरह से रिकवर करना चाहिए। तो टोटल यूनिट्स जनरेट हुआ है देखो 10 लाख किलो वाट आवर। ऑपरेटिंग लेबर, लेबर का खर्चा ये देखो रुपीज का साइन है, मतलब ये सारे रुपीज में है। तो लेबर को कितना पे करना पड़ा 50,000, रिपेयर मेंटेनेंस 50,000, लुब्रिकेंट्स एंड स्पेयर एंड स्टोर्स 40,000 का लग गया। प्लांट सुपरविजन 30,000, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 20,000। कोल कंजम्पशन, क्योंकि कोल के बिना तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, तो कर ही नहीं सकते, तो कोल कंजम्पशन पर किलोवाट फॉर द ईयर 2.5 kg एट द रेट ऑफ 0.02 पर किलो। तो कोल जो है कंजम्पशन कैसे होता है, 1 किलो आवर वाट के लिए 2.5 किलो का कोल चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने कितना किलोवाट प्रोड्यूस किया, हम लोगों ने किया है 10 लाख किलोवाट आवर। तो हम लोगों को कितना कोल चाहिए होगा, दिस वन इंटू 10 लाख, इतना किलो कोल चाहिए होगा। और 1 किलो कोल का वैल्यू है 0.02, तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि हम लोगों ने कितने रुपीस का कोल कंजम्पशन किया है। और डेप्रिसिएशन जो है चार्ज हुआ है 5% ऑन कैपिटल कॉस्ट ऑफ 2 लाख। अब जो भी कैपिटल कॉस्ट है जैसे मशीन वगैरह जो भी होगा, अलग नाम नहीं दिया है इन लोगों ने, टोटल कैपिटल कॉस्ट बता दिया है। कैपिटल कॉस्ट जो 2 लाख है उस पर 5% का डेप्रिसिएशन है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना हो रहा है। पावर हाउस का कॉस्ट स्टेटमेंट, इसे हम लोग बोल सकते हैं पावर हाउस जो है उसका कॉस्ट स्टेटमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो देखो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग पहले यहाँ पर हेडिंग करेंगे पावर हाउस कॉस्ट
स्टेटमेंट। यहाँ पर 3 कॉलम करना पड़ेगा। जब भी हम लोग कोई सम्स करेंगे तो 3 कॉलम करना पड़ता है। पर्टिकुलर, ठीक है, एक हो जाएगा पर एनम, मतलब ईयरली, और एक हो जाएगा पर किलो वाट आवर। ये इलेक्ट्रिसिटी था तो पर किलो वाट आवर लिख दिया। अगर कुछ और होगा तो हम लोग, कुछ और इंडस्ट्री होगा तो उस बेसिस पे नाम लिखेंगे। पर एनम मतलब ईयर का खर्चा। जो फिक्स्ड कॉस्ट होगा उसे हम लोग ईयर पर एनम में लिख देंगे, ठीक है। और जो वेरिएबल कॉस्ट होगा उसका वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे, क्योंकि वो क्या होता है, वो पर यूनिट बेसिस पे होता है। तो एक बार क्वेश्चन पे जाते हैं। अब हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि क्या फिक्स्ड कॉस्ट है और क्या वेरिएबल कॉस्ट है। तो सबसे पहले देखो, प्लांट जो सुपरविजन है। अब हम लोग को ये देखना चाहिए कि कौन सा हमारा फिक्स्ड होगा, कौन सा वेरिएबल होगा, ये हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो लेबर जो होता है, लेबर जो होता है, नॉर्मली लेबर लोगों को वेजेस दिया जाता है, तो इसे हम लोग क्या सोचेंगे, इसे हम लोग हमेशा वेरिएबल सोचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ना कोई एग्जैक्ट रूल्स नहीं होता है कि यही वेरिएबल होगा यही फिक्स्ड होगा, ठीक है। ऐसा कोई लिस्ट वगैरह हम दे नहीं सकते। तुम लोग को खुद से सारा खर्चा जो है इसका नेचर समझना पड़ेगा कि क्या हो सकता है खर्चा, ठीक है। तो ये देखो, ये दिया हुआ है लेबर। लेबर जो है ये वेरिएबल होता है। मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है, तो रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली रिपेयर मेंटेनेंस हर हर ईयर एक ही जैसे या फिर हर मंथ में एक ही जैसा नहीं हो सकता, ये वेरी कर सकता है, ठीक है। अगर मशीन ज्यादा खराब हो रहा है, ज्यादा मेंटेनेंस चाहिए तो ज्यादा खर्चा होगा। अगर कम उतना खराब नहीं हुआ किसी कारण से तो मेंटेनेंस कम होगा। रिपेयर्स का जरूरत होगा तभी खर्चा होगा, अदरवाइज खर्चा नहीं होगा। तो नॉर्मली रिपेयर मेंटेनेंस को हम लोग क्या मान के चलेंगे, रिपेयर मेंटेनेंस को हम लोग नॉर्मली वेरिएबली मान के चलेंगे, ठीक है। उसके बाद लुब्रिकेटिंग स्पेयर्स एंड स्टोर्स, ये भी तो क्या, ये भी हम लोगों का जो है, जितना हम लोग मशीन को यूज करते हैं उसी हिसाब से हम लोग का स्पेयर पार्ट्स, लुब्रिकेंट्स, ये सब जरूरत होता है। तो हमेशा एक ही जैसा कंजम्पशन होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेरिएबल, ठीक है। और प्लांट सुपरविजन, तो सुपरवाइजर को जो दिया जाता है वो सैलरी दिया जाता है। सैलरी नॉर्मली फिक्स नेचर का होता है, ये हम बार बार फ्लक्चुएट नहीं करता है। एटलीस्ट मतलब 2-3 साल के लिए या फिर कम से कम 1 साल के लिए एक ही तरह का रहता है, फ्लक्चुएट नहीं करता है। तो जिसे सैलरी देंगे, अगर सैलरी रिलेटेड खर्चा होगा तो उसे हम लोग फिक्स्ड मानेंगे। इसलिए प्लांट सुपरविजन, सुपरवाइजर को सैलरी देंगे ना कि वेजेस देंगे, इसीलिए हम लोग इसे फिक्स्ड मानेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी खर्चा होता है वो तो फिक्स नेचर का ही होगा, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा क्या होता है, सैलरी होता है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो सैलरी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये फिक्स्ड हो जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा हमेशा होता है फिक्स्ड, इसे हम लोग वेरिएबल बोल ही नहीं सकते। एडमिनिस्ट्रेशन का जो खर्चा है वो हमेशा हम लोग फिक्स्ड ही मानते हैं, जबकि सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो होता है वो वेरी करता है। तो इस तरह से हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा हम लोग का वेरिएबल होगा और कौन सा फिक्स्ड होगा। ये तुम लोग धीरे धीरे करते करते समझ जाओगे कि क्या होना चाहिए। कोल कंजम्पशन जो था, कोल का जो खर्चा था, कोल कंजम्पशन जो था, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा वेरिएबल। क्योंकि ये तो डिपेंड करेगा ना, क्योंकि पर यूनिट बता दिया है, पर यूनिट, ये देखो पर किलो, ठीक है। तो जैसे ही पर किलो बता रहा है इसका मतलब ये वेरिएबल है। और वैसे भी कोल कंजम्पशन डिपेंड करेगा कितना किलो वाट आवर हम लोगों ने पावर जनरेट किया है उसके ऊपर। तो कोल कंजम्पशन भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेरिएबल हो जाएगा, इसका खर्चा भी वेरिएबल हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन ये वाला हम लोग फिक्स्ड मानेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन जब भी ऐसे परसेंटेज वगैरह दे देगा, ठीक है, जब भी परसेंटेज दे देगा कि 2 लाख जो है इसके ऊपर 5%, तो इसको हम लोग फिक्स्ड मानेंगे। कभी कभी डेप्रिसिएशन को वेरिएबल भी माना जाएगा अगर वो रनिंग टाइम के ऊपर होगा। वो जब तुम लोग ट्रांसपोर्टेशन वाला करोगे तो समझ जाओगे। यहाँ पर जो है ये जो डेप्रिसिएशन ये फिक्स्ड ही होगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अगर डब्ल्यूडीबी मेथड नहीं बोल रहा है तो हम लोग इसे फिक्स्ड ही मानेंगे। और कब वेरिएबल मानेंगे ये तुम लोग जब ट्रांसपोर्टेशन वाला करोगे तो समझ जाओगे कि कब हम लोग इसे वेरिएबल मानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे। तो हम लोग क्या करेंगे,
ये जो मतलब स्टेटमेंट हम लोगों ने बनाया इसको हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और यहाँ पर तो कुछ सेमी वेरिएबल नहीं है, अगर होता तो हम लोग फिक्स्ड सेमी वेरिएबल वेरिएबल इस तरह से भी लिख सकते थे। तो मैंने पहले फिक्स्ड लिखा, तुम लोग चाहो तो पहले वेरिएबल भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले लिखते हैं प्लांट सुपरविजन। इसका खर्चा है 30,000, ईयर का खर्चा है 30,000, ये क्वेश्चन में गिवन था। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है 20,000 था। एडमिनिस्ट्रेशन 20,000, प्लांट जो है, एडमिनिस्ट्रेशन लिख दिया, प्लांट लिख दिया। और फिक्स्ड क्या है, ये डेप्रिसिएशन, ये लिखेंगे। तो डेप्रिसिएशन, तो ये कितना हो जाएगा 60,000, टोटल कर लिया मैंने, ये हो गया 60,000। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल में क्या क्या है, ऑपरेटिंग लेबर था, लुब्रिकेटिंग स्पेयर्स एंड स्टोर्स था, ऑपरेटिंग लेबर 50,000, रिपेयर मेंटेनेंस भी 50,000। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लेबर 50,000, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये भी है 50,000, रिपेयर मेंटेनेंस 50,000, लुब्रिकेटिंग, लुब्रिकेटिंग स्पेयर्स एंड स्टोर्स 40,000। और इसके अलावा हम लोग को और एक खर्चा लिखना है, दैट इज कोल। हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा। कोल का खर्चा हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये देखो कोल का खर्चा किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, कोल कॉस्ट। तो देखो मैंने बताया कि हम लोगों ने कोल का क्या दिया हुआ है, कोल का ये दिया हुआ है कि एक यूनिट, ये देखो एक यूनिट नहीं सॉरी, 1 किलोवाट आवर, इतना प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग को कितना कोयला चाहिए, 2.5 किलो। तो अगर हम लोगों ने 10 लाख किया है तो हम लोग को कितना कोल का रिक्वायरमेंट होगा, 2.5 इंटू 10 लाख। ठीक है, तो हम लोग का कोल का रिक्वायरमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 लाख किलो कोल का रिक्वायरमेंट हो जाएगा। और 1 किलो, 1 केजी जो कोल है उसका कॉस्ट है 0.02, तो 25 लाख केजी का कितना हो जाएगा, 0.02 इंटू 25, तो देखो कितना होता है, ये 25 लाख है, तो 0.02 इंटू 25 लाख, तो ये 2/100 कर देते, तुम लोग कैलकुलेटर में कर लो। 25 लाख मतलब ये 5 जीरो है, तो ये 2 जीरो हट जाएगा, तो ये हो गया 50। और 50,000 आ रहा है, तुम लोग कैलकुलेटर में देख लो, यानी 2.5 इंटू 10 लाख इंटू 0.02, ये ओवरऑल हो रहा है कोल कॉस्ट 50,000। ठीक है, तो सॉरी 50,000, तो ये 2.5 क्या है, ये किलो, इसे लिखना पड़ेगा 10 लाख किलो वाट आवर, और ये जो है ये है पर किलो, तो ये हो जाएगा रुपीज 50,000। ठीक है, तो ये जो वर्किंग नोट है इससे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे रुपीज 50,000। तो इसे कवर कर देते, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करो। 50 50 50 मतलब 1,50,000 1,90,000, तो ये हो गया 1,90,000, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब हम लोग नीचे लिखेंगे टोटल कॉस्ट, यहाँ पर लिखेंगे टोटल कॉस्ट, तो इन दोनों को टोटल करेंगे, टोटल कॉस्ट यहाँ पर ए लिख सकते हो और यहाँ पर बी लिख दो, तो ए प्लस बी टोटल कॉस्ट हो जाएगा 190 प्लस 60, तो कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 2,50,000, ये हो जाएगा 2,50,000। ठीक है, अब हम लोग पर किलोवाट आवर के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो खर्चा है ये हम लोगों ने कितना प्रोडक्शन किया है इसमें, ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ था 10 लाख। ठीक है, ये जो है ये 10 लाख वाला है, 10 लाख किलोवाट आवर, इसका प्रोडक्शन के ऊपर हम लोगों ने किया है। तो ये डिवाइड कर देंगे, 60,000 का जो फिक्स्ड कॉस्ट खर्चा हुआ है 10 लाख किलोवाट आवर के लिए हुआ है, तो पर किलोवाट मतलब 1 किलोवाट आवर के लिए कितना होगा, 1 किलोवाट आवर के लिए कितना होगा। तो डिवाइड करेंगे, अगर 60,000 खर्चा होता है अगर 10 लाख के लिए, तो 10 लाख के लिए 60,000, ये देखो वर्किंग नोट में दिखा देते हैं किस तरह से हम बोल रहे हैं। 10 लाख के लिए, 10 लाख किलोवाट आवर के लिए अगर फिक्स्ड कॉस्ट है 60,000 रुपीज, तो 1 के लिए कितना होगा, 60,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख, तो 0.06 हो जाएगा। तो यहाँ पर में हम लोग लिखेंगे, पर किलोवाट में लिखेंगे 0.06। अब सबका यहाँ पर मैंने इसीलिए कैलकुलेट नहीं किया, मैंने बताया था फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसका फिक्स्ड जो टोटल है वही ज्यादा मतलब जरूरी होता है, बिकॉज जो पर यूनिट कॉस्ट है वो तो वेरी कर जाता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट होता है इसका पर यूनिट ही मेन होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी लोगे, मान लो अगर दो ऑप्शन मिल रहा है तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी कंपनी चूज करने का, तो तुम ये सोचोगे ना कि कौन सा कंपनी सस्ता दे रही है, मतलब कौन सा कंपनी जो उसका कॉस्ट पर यूनिट क्या है, तुम्हें उस पर ध्यान चला जाएगा। तो अगर टैक्सी करोगे तो वो क्या होगा, वो तो अपना क्या बता देगा, एक टैक्सी में तो फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल, मतलब सेमी फिक्स सेमी वेरिएबल वाला बात आ जाएगा कि एक फिक्स तो बताएगा, उसके बाद किलोमीटर के हिसाब से हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट होता है तो उसका पर यूनिट कॉस्ट हम लोग को पता होना जरूरी होता है। तो ये देखो 50,000 का खर्चा हुआ है 10 लाख किलो वाट आवर के लिए, तो कितना हो जाएगा 0.05, ये भी 0.05, ये जल्दी हो गया बिकॉज सारा ही डेटा हम लोगों का सेम था। और 40,000 जो है इसका हो जाएगा 0.04। ठीक है, तो पर यूनिट कॉस्ट कितना हो गया, 0.5 0.5 0.5 0.6 और ये 0.4 मिला के हो जाएगा 0.25, तो पर किलोवाट ये हो गया। तो टोटल कॉस्ट हम लोग का लग गया 2,50,000, और ये फॉर 10 लाख किलोवाट आवर है। अगर हम लोग 1 किलोवाट आवर के लिए कैलकुलेट करें तो खर्चा हो जाएगा 0.25। अब 0.25 के साथ 10 लाख किलोवाट आवर को अगर इंटू करोगे तो 2,50,000 ही मिलेगा। ठीक है, कि एक यूनिट के लिए अगर इतना, एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए अगर 25 पैसा खर्चा होता है, तो 10 लाख के लिए कितना होगा, 10 लाख इंटू 25 पैसा, 2,50,000। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जो है ये कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसके बाद क्वेश्चन में ये भी बता देता कि कितना प्रॉफिट लगा के ये लोग पर यूनिट का वैल्यू रखना चाहता है, तो तुम लोग प्रॉफिट ऐड करके सेल वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते थे। तो मेन इसमें ये है कि तुम लोग को ये देखना पड़ेगा कौन सा फिक्स नेचर का है, कौन सा वेरिएबल। लेकिन एक चीज है कि चाहे तुम फिक्स्ड वेरिएबल अगर गलत भी लिखोगे आंसर लेकिन सेम आ जाएगा, बिकॉज ये तो देखो ये है क्या, ये तो नॉर्मल एक क्या है, टोटल है ना। इस ये अगर 30,000 हम लोग यहाँ लिख देते तो क्या फर्क पड़ जाता है, इसमें आंसर कोई चेंज नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर कंसेप्ट मेन है, अगर कंसेप्ट में गलत हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन जो है उसमें तुम लोग का मार्क्स जो है काट लेगा। ये ऐसे भी हो सकता है कि क्वेश्चन भी काट दे, क्योंकि सॉरी मीन्स आंसर भी काट दे, क्योंकि अगर तुम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को वेरिएबल ट्रीट करते हो तो भी आंसर सेम आएगा। लेकिन ये तो कंसेप्ट हुआ नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो होता है ये फिक्स्ड खर्चा होता है, ये कभी भी वेरिएबल खर्चा नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग भी रहते हैं वो सारा ही खर्चा हम लोग का क्या होता है, फिक्स नेचर का होता है। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हम लोग कभी भी यहाँ पर नहीं लिख सकते। सेम उसी तरह से अगर कोल का खर्चा जो पर यूनिट पे चेंजेस हो जा रहा है, हम लोग जितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करे, ये है ही वेरिएबल खर्चा, इसे फिक्स्ड में लिखोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, लेकिन फिक्स में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो हम लोग एकदम एग्जैक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसे एग्जैक्टली वैसे ही लिखेंगे। लेकिन कुछ खर्चा ऐसा आएगा जब तुम लोग क्वेश्चन करते जाओगे तो देखना कि थोड़ा आइडेंटिफाई करना दिक्कत हो जाता है। तो उस केस में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से हम लोग को समझना पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसा होगा कि अगर उससे हम लोग वेरिएबल वेरिएबल के जगह फिक्स्ड या फिक्स्ड के जगह वेरिएबल भी करेंगे तो किस तरह से उसे ठीक करेंगे वो भी हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तुम लोग को चूज करना बहुत ही मैंडेटरी है कि कौन सा वेरिएबल है और कौन सा फिक्स्ड है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पर देखो क्या है, एक फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द कॉस्ट पर रनिंग माइल।
ठीक है, तो माइल के हिसाब से हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो माइलेज रन दे दिया है, एनुअल 15,000 माइल जो है वो रन हुआ है। जो व्हीकल है उसका खर्चा क्या है वो दिया है। कॉस्ट ऑफ व्हीकल, जो व्हीकल रन हुआ है उसका कॉस्ट, मतलब जब हम लोग उसे खरीदे थे तो 25,000 से खरीदे थे। अब व्हीकल चलाओगे तो रोड लाइसेंस वगैरह करना पड़ता है। ये अब देखो ब्रैकेट में दे दिया है, एनुअल जो है 750 देना है। इंश्योरेंस का एनुअल दे दिया है 700, गराज रेंट का एनुअल दे दिया है 600, सुपरविजन एंड सैलरी 1200, इसमें कुछ नहीं बताया। ड्राइवर्स वेजेस पर आवर बेसिस पे दिया है 30, कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर गैलन दिया है 30, माइल्स रन पर गैलन 20 माइल्स, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर माइल 1.75, टायर एलोकेशन पर माइल 0.70, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ व्हीकल। ये देखो यहाँ पर व्हीकल का क्या दे दिया, लाइफ, मतलब ये कितना माइल चलेगा, ठीक है। इसका माइलेज के हिसाब से इसका जो है कैपेसिटी बताया जा रहा है। इसका ईयर कुछ नहीं बताया कि ये गाड़ी 10 साल चलेगा कि 20 साल चलेगा। इसका अपना एक माइलेज के हिसाब से ये लोग बता दिया है कि इतना माइलेज ये गाड़ी दे सकता है। और चार्ज इंटरेस्ट 5% ऑन, एक मिनट, चार्ज इंटरेस्ट 5% पर एनम ऑन कॉस्ट ऑफ व्हीकल। व्हीकल के कॉस्ट के ऊपर 5% जो है ये हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। द व्हीकल रन्स 20 माइल्स पर आवर ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो व्हीकल जो है 20 माइल्स पर आवर ऑन एन एवरेज रन किया है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फिक्स्ड वेरिएबल खर्चा क्या होगा वो चेक करते हैं। देखो कौन सा फिक्स्ड होगा और कौन सा वेरिएबल होगा। तो कॉस्ट ऑफ व्हीकल, ये कोई, ये जो एक्सपेंस है ये कौन सा एक्सपेंस है, ये तो फिक्स्ड एसेट खरीदने का एक्सपेंस है, तो ये तो हम लोग कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते। इसके ऊपर हम लोग क्या चार्ज करेंगे, इसके ऊपर हम लोग चार्ज करते हैं डेप्रिशिएशन, ठीक है। जो भी मतलब फिक्स्ड एसेट होता है उसका खर्चा हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, डेप्रिशिएशन। और डेप्रिशिएशन किस तरह से हम लोग को चार्ज करना है, यहाँ पर इसका माइलेज बता दिया है। देखो तुम लोग को अगर डेप्रिशिएशन जो होता है उसका बहुत सारा मेथड होता है, जिसमें एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। उसमें तुम लोग क्या करते थे, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। इसका मतलब क्या होता है, सपोज तुम्हारा एक 12,000 का मोबाइल है, ठीक है। जब तुम उसे बेचने गए, स्क्रैप मतलब ये भी एस्टिमेटेड होता है। जब तुम बेचने गए तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम इसे 2 साल यूज करोगे, उसके बाद इसका वैल्यू 2,000 हो जाएगा। तो एक्चुअली अगर रुपीज में काउंट करोगे तो 12,000 का मोबाइल अगर 2,000 वैल्यू दिखा रहा है तो तुमने उसे 10,000 का ऑब्वियसली यूज कर लिया होगा, और ये पूरा यूज तुमने 2 साल के लिए किया है। तो पर ईयर तुमने कितना करके यूज किया होगा, 5,000। मतलब वैसे तो पता नहीं चलता कि मोबाइल कैसे कंज्यूम कर रहे हो, मतलब उसका मॉनिटरी वैल्यू क्या है, तो उसी के लिए हम लोग डेप्रिशिएशन फॉलो करते हैं। तो इसी तरह से ये जो व्हीकल है इसका भी हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, इसका भी हम लोग को डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करना है। तो सेम चीज हम लोग फॉलो करेंगे। देखो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 25,000, और इसका कोई भी स्क्रैप वैल्यू जो है, स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं बताया है तो नील, मतलब इसका कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा। और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो है वो है 1 लाख। ये देखो एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ व्हीकल माइल्स। अब जब लाइफ ऑफ व्हीकल्स ईयर के जगह माइल्स, ठीक है, किलोमीटर्स ये सब में देगा, तो हमेशा डेप्रिशिएशन को हम लोग ट्रीट करेंगे वेरिएबल। ये वाला पॉइंट याद रखो, ये हम नोट लिखवा देंगे। जब भी डेप्रिशिएशन हम लोग को ट्रीट करना है इन केस ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, अगर ईयरली बेसिस पे नहीं देता है एसेट का जो लाइफ है, ठीक है, स्पेशली जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा उसी में इसी तरह से माइलेज या फिर जो है किलोमीटर वाइज दिया हुआ रहता है। जब भी माइलेज या फिर किलोमीटर वाइज दिया होगा उसे वेरिएबल ट्रीट करेंगे, इसीलिए क्योंकि जितना माइल चलाएंगे उसी बेसिस पे हमारा एसेट जो है उसका लॉन्जिविटी रहेगा। तो ये माइल्स जो ये वेरिएबल हो जाएगा, इसीलिए हम लोग का डेप्रिशिएशन का खर्चा जो हो जाएगा ये हो जाएगा वेरिएबल, ठीक है। इस केस में डेप्रिशिएशन का खर्चा वेरिएबल होगा, जो कि लास्ट वाला जो इलेक्ट्रिसिटी वाला था उसमें था फिक्स्ड, ठीक है। तो फिक्स्ड इसीलिए था क्योंकि उसमें हम लोगों को 5% रेट बता दिया था। तो या तो वो लाइफ जो है वो 10 ईयर्स 12 ईयर्स इस तरह से बता दे, या फिर क्या करे, या फिर परसेंटेज में बता दे। तो परसेंटेज या फिर ईयर बेसिस पे बताएगा तो हम लोग उसे फिक्स्ड मानेंगे, और अगर कोई माइलेज किलोमीटर इस तरह से बताएगा तो उसे हम लोग वेरिएबल मानेंगे। तो ये जो है डेप्रिशिएशन का खर्चा ये यहाँ पर हो जाएगा वेरिएबल। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है रोड लाइसेंस। तो पर एनम, एनुअल दे दिया है तो फिक्स्ड हो गया ना। एनुअल मतलब क्या हो गया, टोटल बता दिया है, तो इसे हम लोग क्या मानेंगे,
फिक्स। जब भी कभी भी क्वेश्चन में एनुअल बता देगा पर एनम, तो ऑलवेज इसे फिक्स ट्रीट करो, ठीक है, ऑलवेज इसे फिक्स ट्रीट करो। इंश्योरेंस, ये भी अगर एनुअल बता दिया है, पूरे ईयर में ये भरना है, एक साल में ये पैसा भरना पड़ेगा, तो फिक्स्ड, इसमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर सकते। रेंट तो फिक्स्ड होता ही है, चाहे वो एनुअल बताए या ना बताए। सुपरविजन सैलरी, अभी मैंने बताया सैलरी जो होता है वो फिक्स्ड नेचर का ही होता है, वेजेस वेरिएबल होता है, सैलरी कभी भी वेरिएबल नहीं होता है। उसके बाद देखो बताए ड्राइवर्स वेजेस पर आवर, तो ये हो जाएगा वेरिएबल, पर आवर बेसिस पे वेजेस बता के रखा है ड्राइवर का। अब हम लोग को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना होगा, ये तो है, मतलब 1 आवर अगर ड्राइवर काम करेगा तो उससे हम लोग को कितना देना पड़ेगा, ₹30। 1 आवर अगर काम करेगा ₹30, और हम लोग को देखना पड़ेगा ड्राइवर कितना आवर काम किया है, उस बेसिस पे उसको हम लोग खर्चा पे करेंगे। अच्छा, उसके बाद देखो ये पूरे साल का दिया हुआ है, देखो ये सारा एनुअल दिया हुआ है, और तो वेजेस भी हम लोग को एनुअली निकालना पड़ेगा। यहाँ पर एक दिया हुआ है द व्हीकल रन्स 20 माइल्स पर आवर ऑन एन एवरेज, तो 1 आवर में ये जो व्हीकल है ये 20 माइल्स जाता है, 1 आवर में ये जो व्हीकल है ये 20 माइल्स जाता है। तो फिर अगर 1 आवर जाएगा तो 20 माइल्स जाएगा, तो 20 माइल्स जाने पे कितना पे करना पड़ेगा, ₹30। 20 माइल्स जाने से कितना पे करना पड़ेगा, वेजेस कितना पे करना पड़ेगा, 30। तो 1 माइल जाने पे कितना हो जाएगा, ₹30/20, 20 माइल। तो इस पे तुम लोग जो बचपन में सीखते थे ना, किलोमीटर मीटर का सम्स ये सब वगैरह, तो ये पूरा कंसेप्ट तुम लोग को क्लियर रखना चाहिए। एकदम सिंपल है, देखो ड्राइवर का जो वेजेस है वो पर आवर दे दिया, मतलब 1 घंटा काम करेगा उसे ₹30 देना पड़ेगा। अब काम तभी करेगा जब गाड़ी चलेगा। अब गाड़ी कैसे चलता है, गाड़ी 1 घंटा में 20 माइल चलता है, तो 20 माइल चलने पे उसे फिर कितना पे करना पड़ेगा, 30। ये देखो इक्विवेलेंट हो रहा है। 1 आवर अगर लेबर काम करेगा, ये लेबर का रेट है, 1 घंटा काम करेगा तो उसे कितना देना पड़ेगा, ₹30, ठीक है। और एक गाड़ी जो है 1 घंटे में 20 माइल जाता है, तो मुझे तो पूरा चीज माइल में ही कन्वर्ट करना है, तो 20 माइल जाने पे ₹30 देना पड़ता है, तो 1 माइल जाने पे कितना देना पड़ेगा, 1.50। तो ड्राइवर का जो रेट था वो हम लोग को दिया हुआ था आवरली बेसिस पे, हम लोगों ने उसे माइल पे कन्वर्ट कर लिया। कॉस्ट ऑफ फ्यूल दिया हुआ है पर गैलन जो है 30। अब फ्यूल मतलब क्या होता है, फ्यूल मतलब जिसके थ्रू से हम लोग का व्हीकल रन करवाएगा, तो ये जो है ये तो वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि जितना माइल चलेगा उसी बेसिस पे हम लोग को देना पड़ेगा। तो फ्यूल जो है 1 गैलन के हिसाब से ये दिया हुआ है, 1 गैलन फ्यूल का जो वैल्यू है वो है ₹30, जस्ट लाइक लेबर के तरह ही है। और गाड़ी जो है 1 घंटे पे 20 माइल जाता है, और कितना गैलन तेल कंज्यूम करता है ये हम लोग को चेक करना पड़ेगा। अच्छा, तो माइल्स रन पर गैलन, ये देखो 20 माइल्स, तो 1 गैलन पे कितना माइल चलेगा, 1 गैलन अगर हम लोग ले लेंगे फ्यूल, तो गाड़ी हम लोग का 20 माइल रन कर जाएगा। तो 20 माइल रन करने पे ₹30 खर्चा होगा, क्योंकि 1 गैलन तेल भरेंगे, 1 गैलन फ्यूल ले लेंगे तो 20 माइल चले जाएंगे, और 1 गैलन के लिए हम लोग को ₹30 पे करना पड़ेगा, तो 20 माइल के लिए कितना पे करना पड़ रहा है, ₹30। तो 1 माइल के लिए कितना, सिमिलर डेटा है तो 1.50 ही आएगा, ठीक है, इसी के तरह 1.50 ही आएगा। ये क्या हो जाएगा, ₹1.50 पर माइल, गैलन का खर्चा हो गया, मतलब फ्यूल का खर्चा हो गया, ठीक है। उसके बाद है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, जो है वो भी दे दिया है पर माइल बेसिस पे दे दिया है, तो वेरिएबल हो गया, पर माइल बेसिस पे दे देगा तो वेरिएबल ना, जितना माइल गाड़ी जाएगा उसी के ऊपर हो जाएगा। तो ये तो पर माइल बेसिस पे दे दिया है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर माइल निकाला था, तो 1 माइल जाने पे 1.75 का खर्चा है। उसके पास है, उसके बाद दिया हुआ टायर एलोकेशन, ये भी पर माइल, तो फिर वेरिएबल, पर माइल जो है ये वेरिएबल, मतलब जितना माइल गाड़ी जाएगा टायर भी उतना ही खर्चा होगा, ये भी नॉर्मल है। तो इस तरह से हम लोग वेरिएबल और फिक्स खर्चा को कैलकुलेट कर लिए। और इसके बाद जो है इंटरेस्ट दे दिया है पर एनम, जब भी पर एनम ईयरली बेसिस पे कुछ भी दे देगा तो इसे हम लोग फिक्स्ड मानेंगे। तो इंटरेस्ट जो है ये हो जाएगा 5%, और किसके ऊपर है, व्हीकल के ऊपर, तो 25,000 का 5% हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो हम लोग का फिक्स्ड खर्चा होगा। और ये जो खर्चा हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ रहा है कितने माइल के ऊपर, ये हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ रहा है 15,000 माइल एनुअल, पूरे साल में 15,000 माइल ये गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है ईयरली डेटा कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम सब ईयरली है तो हम लोग ईयरली कन्वर्ट कर लेंगे। और जो वेरिएबल खर्चा है इसे हम लोग को तो नॉर्मली क्या चाहिए, पर माइल बेसिस पे ही चाहिए, तो कुछ पर माइल बेसिस पे था और कुछ पर माइल बेसिस पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो देखो किस तरह से होगा।
ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट इस तरह से लिखेंगे। पर्टिकुलर पर एनम, और ये पर माइल, जैसा जो रहेगा यूनिट। ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट का हेडिंग कर दिया मैंने। फिक्स्ड कॉस्ट में सबसे पहले लिख देते हैं रोड लाइसेंस, रोड लाइसेंस 750, इंश्योरेंस 700, गैराज रेंट 600। तो रोड लाइसेंस 750, इंश्योरेंस जो है 700, गैराज रेंट 600। अच्छा, तो ये रोड लाइसेंस लिख दिया, इंश्योरेंस, गैराज रेंट। इसके अलावा फिक्स्ड है सुपरविजन सैलरी, सुपरविजन सैलरी 1200, सुपरविजन सैलरी 1200। और इंटरेस्ट, ये लास्ट में हम लोगों ने देखा था, इंटरेस्ट जो है वो चार्ज ऑन कैपिटल एसेट था, तो 25,000 था, व्हीकल का वैल्यू 5%, तो ये हो जाएगा 1250। और तो कुछ नहीं था, हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। इससे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पॉइंट ये दे देते हैं, इसका टोटल वैल्यू हो रहा है, तुम लोग कैलकुलेट करो, 4500। ये हो गया 4500। अब इसका हम लोग पर माइल भी निकाल सकते हैं। ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, और इसका पर माइल कैसे कैलकुलेट करेंगे, माइलेज, माइलेज बोल सकते हैं, माइलेज रन पर एनम जो है वो है 15, यहाँ पर लिखते हैं 15,000 किलोमीटर, 15,000 माइल्स, सॉरी ये माइल्स में डेटा था, तो 15,000 माइल्स। और फिक्स्ड कॉस्ट पर माइल भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट पर माइल कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे। अगर 4,500 का जो खर्चा है वो पूरे साल का है, और पूरे साल में अगर 15,000 माइल्स हम लोग जा रहे हैं, ये तो क्वेश्चन में ही बता के रखा है 15,000 माइल्स, तो कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दो 4,500 डिवाइडेड बाई 15,000, 4,500 डिवाइडेड बाई 15,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.30 पर माइल का खर्चा हो गया। मतलब 15,000 के लिए 4,500, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, 4,500 डिवाइडेड बाय 15,000। ये हो गया फिक्स्ड कॉस्ट। अब जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट का हम लोग को फिक्स्ड वैल्यू लिखना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, जैसे फिक्स्ड कॉस्ट का फिक्स्ड लिखना जरूरी है, वेरिएबल लिखना मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट का हम लोग को वेरिएबल लिखना ही पड़ेगा। और यहाँ पर देखो, एक भी पर एनम बेसिस पे नहीं है, जितना भी है वो पर माइल बेसिस पे ही है, तो हम लोग उसी बेसिस पे यहाँ पर जस्ट ये वाला कॉलम को फिलअप कर लेंगे। पहले लिखेंगे ड्राइवर्स वेजेस, ड्राइवर वेजेस क्या है, देखो यहाँ पर ड्राइवर्स वेजेस था, 1 घंटे के लिए 30 रुपीज पे किया जाएगा। ठीक है, और 1 घंटे में 20 माइल जा रहा है गाड़ी, तो पर माइल निकालना है, तो 20 माइल के लिए 30 रुपीज, तो ₹30 पर आवर फॉर
20 माइल्स, ये तो हम लोगों ने टैली कर लिया ना कि 1 घंटा काम करने पे 20 रुपए दिया जाता है और 1 घंटे में 20 माइल जाता है, तो जो ये 30 रुपीज दिया जा रहा है वो 20 माइल के लिए दिया जा रहा है, तो 1 माइल के लिए कितना हो जाएगा, मैंने डिवाइड करके दिखाया था 1.50। फिर फ्यूल कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट पर माइल, पर माइल यहाँ लिखा हुआ नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, वो भी ₹30। और लैंग्वेज क्या होगा फ्यूल कॉस्ट का, फ्यूल कॉस्ट जो है ₹30 पर गैलन, ₹30 पर गैलन फॉर 20 माइल्स। अब देखो ये क्या, 1 गैलन का वैल्यू है 30 रुपीज और 1 गैलन से 20 माइल जा सकते हैं, तो 1 माइल जाने का खर्चा कितना हो जाएगा, 1.50 फ्यूल कॉस्ट। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का क्या है, देखो 1.75 पर माइल, ये तो बता ही दिया है 1.75 पर माइल, तो ये डायरेक्ट लिख देंगे 1.75 पर माइल, ये तो हमारा पर माइल का ही कॉलम है। टायर एलोकेशन, टायर एलोकेशन देखो क्या है, 0.70। और डेप्रिसिएशन मैंने बताया था, डेप्रिसिएशन मैंने बताया था ये होगा वेरिएबल। तो ये देखो डेप्रिसिएशन मैंने बता के रखा था कि जब भी इस तरह से होगा पर माइल इस बेसिस पे तो ये वेरिएबल होगा, तो डेप्रिसिएशन लिखते हैं। डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट होगा, वहां पर मैंने दिखाया था 25,000 हमारा पूरा कॉस्ट था, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 1 लाख। तो 25,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 3030 कैंसिल, ये हो जाएगा 0.25। तो अगर ये फिक्स्ड को यहाँ हम लोग कवर कर देते, तो ये फिक्स्ड वाला कवर कर दिया मैंने, ये वेरिएबल का सिर्फ हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, इसे रनिंग भी बोलते हैं, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट का और एक नाम भी होता है रनिंग कॉस्ट, रनिंग और वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो रहा है देखो, 1.5 रुपया, 1.5 रुपया, 3 रुपया और यहाँ पर 4 रुपीज, और ये हो जाएगा 5.70। 5.70 ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट पर माइल, ठीक है, ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट पर माइल। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट, इसके बाद उसी कॉलम में हम लोग लिखेंगे टोटल कॉस्ट पर माइल, और ए प्लस बी कर देंगे, ठीक है, ए बी मैंने लिखा था क्या, चेक कर लेते हैं, इसे बी लिख देते हैं, वेरिएबल कॉस्ट ये ए हो गया, तो ए प्लस बी, और यहाँ पर खर्चा हो जाएगा वेरिएबल, वेरिएबल तो आया हमारा 5.70 प्लस 0.30, मतलब ये हो गया 6 रुपीज, तो ये हो जाएगा 6 रुपीज, तो यहाँ पर आ जाएगा 6.00, ये पर माइल है, ये लास्ट लाइन तुम लोग को वहां पर लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया 6 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट जो है पर माइल बेसिस पे वो हो जाएगा 6 रुपीज, और ये अगर 10,000 जा रहा है तो टोटल 10,000 ना कितना बोला था क्वेश्चन, एक बार देख लेते, 15,000, एनुअल जो है 15,000 रन किया है, तो 15,000 इंटू 6 करोगे तो पूरे साल का खर्चा मिल जाएगा। आई थिंक 90,000 हो रहा है, जबकि बोला नहीं है, सिर्फ बोला है कैलकुलेट करने, क्या बोला है देखो, कैलकुलेट करने बोला है, चेक करो क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा, रनिंग पर माइल, पर माइल 1 माइल जाने पे कितना खर्चा होगा वही कैलकुलेट करने बोला है, तो फिर आंसर जो है वो 6 रुपीज ही होगा। 15,000 माइल के लिए तो पूछा नहीं है, उस बेसिस पे डेटा था, और पर माइल का खर्चा हम लोगों से पूछा था, तो पर माइल का खर्चा हम लोग का जो है वो है ₹6, तो फिर इसका कैलकुलेशन करना ये जरूरी नहीं, ठीक है, ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं है, मैंने काट दिया, ठीक है, ये मतलब करने का जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही समझाया, और यहाँ पर हम लोग का जो क्वेश्चन है वो यहीं पर एंड हो रहा है, बिकॉज
इतना ही पूछा गया था कि कॉस्ट पर माइल कितना होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर, देखो क्या बोल रहा है, फॉलोइंग द फॉलोइंग वेयर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ए कंपनी इन ऑपरेटिंग टू ट्रक, दो ट्रक को ऑपरेट करने का खर्चा बता के रखा है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ रॉ मटेरियल ले जाने का काम करता है। ये जो ट्रक है ये रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए यूज होता है। एंड ए बस, एक बस है जो स्टाफ को एक मतलब सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो ये दो व्हीकल है, ठीक है, दो ट्रक है और एक बस है, ठीक है, तो टोटल तीन व्हीकल हो गया, दो ट्रक और एक बस, इसका खर्चा दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है, ड्राइवर सैलरी दिया हुआ है, तो सैलरी अभी मैंने बताया फिक्स्ड होता है। क्लीनर्स वेजेस दिया हुआ है, ठीक है, तो ये वेरिएबल होगा। डीजल का खर्चा है ये वेरिएबल होगा, ऑयल का खर्चा है ये वेरिएबल होगा। रिपेयर्स जो है, रिपेयर्स अगर कुछ नहीं बता के रखा है तो इसे हम लोग क्या मानेंगे, ये फिक्स्ड है, क्योंकि हम लोग को पर यूनिट तो बताया नहीं है। डेप्रिसिएशन ये फिक्स्ड है, सॉरी वेरिएबल है। रनिंग कॉस्ट, रनिंग मतलब अभी मैंने बताया, वेरिएबल मतलब ही रनिंग होता है, तो ये वेरिएबल। सुपरविजन जो है ये फिक्स्ड हो जाएगा। गैरेज का खर्चा फिक्स्ड हो जाएगा। रोड एंड अदर टैक्स ये भी हो जाएगा फिक्स्ड। अदर ओवरहेड एक्सपेंस ये भी हो गया फिक्स्ड। तो हम लोग को क्या करना है, जस्ट खर्चा तो सारा दे ही दिया है, तुम लोग को कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर बताया कि ट्रक जो है ये कौन सा ट्रक और बस मिला के कितना दिन काम होता है, ठीक है, मंथली क्या कितने दिन तक चल रहा है एक एक ट्रक या फिर बस, और उसके साथ किलोमीटर पर डे और लोडिंग दे दिया है। तो हम लोग ये खर्चा जो है ये कितने किलोमीटर बेसिस पे कैलकुलेट करें वो देखना पड़ेगा। फ्रॉम द अबव स्टैटिस्टिक्स प्रिपेयर एन ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट फॉर थ्री व्हीकल, तीनों व्हीकल के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, जो कि बाकी क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने ओवरऑल कितना प्रोडक्शन किया था, 10 लाख किलोवाट आवर। और अभी हम लोगों ने जो बनाया उसमें दिया हुआ था कि गाड़ी जो है 15,000 माइल तक चला, तो इसमें हम लोग कैलकुलेट कर लिए। लेकिन यहाँ पर वो चीज मिसिंग है, देखो कि ये जो ट्रक है, ट्रक ए, ट्रक बी एंड बस जो सी है, तो ये किस तरह से, ये बस है जबकि ये ट्रक के कॉलम में लिख दिया बस सी, ठीक है, इस तरह से नाम दिया है। कितना किलोमीटर चलेगा, तो देखो ट्रक ए के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और ये सब ट्रांसपोर्टेशन का कैलकुलेशन कैसे होगा, ट्रक तो है तो फिर टन किलोमीटर होना चाहिए। तो ट्रक देखो एक मंथ में कितना दिन काम करता है, 25 डेज, और एक दिन में 300 किलोमीटर जाता है और 400 टन माल जो है वो लोड करता है। तो एक दिन में अगर 300 किलोमीटर जाएगा तो 25 दिन में कितना किलोमीटर जाएगा, तो 25 दिन में कितना किलोमीटर जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 किलोमीटर इंटू 300 किलोमीटर पर डे। तो इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, टोटल किलोमीटर। और एक बार में अगर 4 टन ले जाता है तो इतना किलोमीटर, मतलब इतना दिन में, ठीक है। पच, ये सॉरी ये डेज हो जाएगा, ये डेज हो जाएगा। तो अगर एक बार में 4 टन लोड कर सकता है तो 25 दिन ऐसा जा रहा है और वो 300 किलोमीटर जाता है। अगर टन किलोमीटर करना है तो टन इंटू किलोमीटर करेंगे, तो इंटू 4 टन कर देंगे, तो जो हमारा किलोमीटर टोटल आया उस पर टन इंटू कर देंगे तो टन किलोमीटर मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 30,000 टन किलोमीटर, ठीक है। सिमिलरली ट्रक बी के लिए कैलकुलेट करेंगे। ट्रक बी में भी हम लोग को टन किलोमीटर कैलकुलेट करना चाहिए, 25 डेज, ठीक है, और एक दिन में 400 किलोमीटर पर डे के हिसाब से चल रहा है। और इसमें हम लोग इंटू कर देंगे कितना टन लेके जा रहा है, 4.8 टन। तो ये हो जाएगा, कैलकुलेट करके देखो, ये हो जाएगा 10,000 और ये 4.8 मतलब 48,000 टन किलोमीटर, ठीक है। और बस जो है, बस तो पैसेंजर किलोमीटर हो जाएगा, ये देखो पैसेंजर है, तो ये 80
किलोमीटर पर डे, एक दिन में 80 किलोमीटर जाता है तो 25 दिन में कितना किलोमीटर जाएगा इंटू करेंगे तो पता चल जाएगा। और इंटू जैसे ये टन किलोमीटर होता है वैसे ही पैसेंजर किलोमीटर होगा, तो पैसेंजर से इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा 50,000 आ रहा है, तो 50,000 पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, तो ये हम लोग वर्किंग नोट बना लेंगे ताकि जब हम लोग पर किलोमीटर या पर टन किलोमीटर या फिर पर पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करें तो सही रहे। तो सबसे पहले ये वर्किंग नोट बना लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग बाकी कैलकुलेशन लिखेंगे। ये वर्किंग नोट बन गया, अब हम लोग सम्स करेंगे। तो सम्स को यहाँ कर लेते हैं। ऑपरेटिंग, इसमें लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, या फिर सिर्फ ऑपरेटिंग कॉस्ट भी लिख सकते हो। यहाँ पर कॉलम जो है ये ज्यादा हो जाएगा क्योंकि तीन तरह का व्हीकल है, ट्रक ए, ट्रक बी और बस सी। फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड कॉस्ट क्या क्या है फिर से एक बार देख लो। ड्राइवर सैलरी, सुपरविजन, ड्राइवर सैलरी सुपरविजन, 800, 850, 900। क्लीनर्स, नहीं इसमें क्या री सुपरविजन था, सुपरविजन, सुपरविजन है 600, 600, 600। गैरेज ओवरहेड, 200, 250, 200, 200, 250, 200। अच्छा, गैरेज के बाद रोड टैक्स, रोड एंड अदर टैक्स, 400, 400, 300, 400, 400, 300। अदर ओवरहेड, अदर ओवरहेड एक्सपेंस, ये नहीं पता है तो इसे हम लोग ओवरहेड है तो फिक्स ट्रीट करेंगे, हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो, तो फिक्स ट्रीट कर दिया हम लोगों ने। तो ड्राइवर सैलरी लिख दिया। अच्छा, और क्या है? क्लीनर्स वेजेस, ये तो वेरिएबल ट्रीट करना है हम लोगों को। और ये जो है ये मंथली एक हिसाब दिया हुआ है, तो मंथली एक हिसाब दिया हुआ है तो अच्छा ये रहने दो, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा। तो देखो हम लोगों ने क्या क्या लिख लिया। सुपरविजन जो होता है ये सैलरी बेस्ड होता है, इसको फिक्स्ड मान लिया। गैरेज, रोड एंड अदर टैक्स, ठीक है, इसे भी फिक्स्ड मान लिया क्योंकि मंथली दिया हुआ है। देखो 400, 400 और ये 300। अदर ओवरहेड एक्सपेंस ये भी हम लोगों ने फिक्स्ड मान लिया। और तो कितना सारा हो गया, 1 2 3 4। और ड्राइवर सैलरी और रिपेयर्स जो है, रिपेयर्स देखो, रिपेयर्स दिया हुआ है, मंथली दिया हुआ है। तो रिपेयर्स नॉर्मली क्या होता है, ये वेरी कर सकता है। तो तुम लोग चाहो तो इसे वेरिएबल में लिख सकते हो, जब तक पर एनम नहीं देगा तो हम लोग इसे वेरिएबल में लिख सकते हैं। इसे हम लोग वेरिएबली ट्रीट करेंगे। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, 2350। ये हो गया 400, 400, 800, 800 और यहाँ पर 900, 900 और
817, 2500, और ये हो गया 2200। तो ये हो गया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब वेरिएबल, वेरिएबल में हो जाएगा ड्राइव क्लीनर्स वेजेस। क्लीनर्स वेजेस 400, 500, 400, 400, 500, 400। रिपेयर्स 300, 200, 300, 300, 200, 300। डीजल ऑयल एंड डेप्रिसिएशन, डीजल ऑयल और डेप्रिसिएशन ये होगा। तो डीजल का देख लेते हैं। ऑयल 50, 50, 60, 40, 1700, 1900, 1700, 1900 एंड 1100। ऑयल 50, 60, 40 और डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जो है 1500, 1800, 2000। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये हो जाएगा 05। ये हो रहा है 400 प्लस 300। तुम लोग कैलकुलेट करो, देखते हैं ये कितना हो रहा है, फिर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। ए प्लस बी हम कैलकुलेटर में चेक करते हैं कितना होगा। 3950 और ये हो जाएगा 4460। अच्छा, और ये हो गया 3840। अब टोटल करते हैं, टोटल करो तो ये हो गया 06300। ये टोटल करते हैं तो ये हो गया 6960, और ये टोटल करते हैं 6040। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है, इसका नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा, कैलकुलेट करना क्या है देखते हैं। कैलकुलेट हम लोग को क्या करने बोला है, प्रिपेयर एन ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर 3 व्हीकल्स फ्रॉम द एप स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, तो कॉस्ट स्टेटमेंट ही कैलकुलेट करने बोला, कुछ नहीं बोला है कि पर टन करो पर पैसेंजर, लेकिन कुछ नहीं बोला था, हम लोग पूरा करेंगे। टोटल तो कर ही दिया हम लोगों ने, तो पर का जो है वो यहाँ कर रहे क्योंकि वहाँ जगह नहीं, वह 3 व्हीकल्स था तो फिर तीनों का अलग अलग करना पड़ता। तो कॉस्ट पर टन और पैसेंजर किलोमीटर जिसमें जो अप्लाई होगा तो यहाँ कर देते हैं। ट्रक ए, ट्रक बी, बस सी। तो ट्रक ए का खर्चा देखो कितना आया, टोटल आया ये 6300, 6960, 6300, 6960 और ये 6040, ये सब है
रुपीज रुपीज एंड रुपीज। और ये कितना था माइल्स, तो वो हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट किया था। अब ये हमारे काम में आ जाएगा। ये देखो, ये देखो ट्रक जो है वो 30,000, ट्रक ए 30,000 टन किलोमीटर, 48,000 टन किलोमीटर, तो 30,000 टन किलोमीटर। तो 0 रुपीज 0.31 पर टन किलोमीटर। अच्छा, डिवाइडेड बाई 48,000 टन किलोमीटर। तो ये डिवाइड करके आएगा 0.145 पर टन किलोमीटर। और ये जो आया ये 50,000 पैसेंजर किलोमीटर। तो यूनिट लिखना जरूरी है, ऑब्वियसली लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये गलत माना जाएगा। ये हो गया 0.1208 पर पैसेंजर किलोमीटर। इसका मतलब है एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ले जाने पे इतना कॉस्ट होता है, 1 टन माल 1 किलोमीटर ले जाने पे इतना खर्चा होता है। इसका मतलब है 1 टन माल 1 किलोमीटर ले जाने पे इतना खर्चा होता है, मतलब कॉस्ट। ठीक है, अब ये तो हमारा कॉस्ट आ गया। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट का परसेंटेज बताता तो हम लोग इस पे ऐड करके सेल वैल्यू भी निकाल सकते। तो ये हम लोगों ने आज 3 अलग तरह का सम्स किया। ठीक है, एक तो हम लोगों ने एब्सोल्यूट कॉमर्शियल टर्म सीख लिया, एक हम लोगों ने पावर हाउस यानी इलेक्ट्रिसिटी वाला कैलकुलेशन किया, एक और दो हम लोगों ने क्या किया है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर किया है। और एक इसमें जो था ट्रांसपोर्टेशन जो था, एक गुड्स ट्रांसपोर्ट भी था और ह्यूमन ट्रांसपोर्ट के लिए भी था, बस। ठीक है, तो दोनों में कैलकुलेशन का कोई टेक्निक अलग नहीं है, चाहे वो गुड्स ले जाए चाहे वो ह्यूमन बीइंग को ले जाए। और मेनली तुम लोग का यही ट्रक वगैरह वाला क्वेश्चन ही ज्यादा आता है। तो इसको अच्छे तरह से देखो ताकि तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाओ। और आज हम लोग यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट हम तुम लोग को होमवर्क देंगे। तो पहले ये जो नया चीज हम लोगों ने सीखा है इसको अच्छी तरह से समझ लो ताकि नेक्स्ट जो हम होमवर्क देंगे तुम लोग उससे सॉल्व कर पाओ।